नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भाट। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गणतंत्र दिवस के लिए तैयार दिल्ली। आईएस सहित किसी भी आतंकवादी खतरे से निपटने के लिए पूरे देश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के नाम राष्ट्रपति का संदेश कहा, सहनशीलता और हिंसा फैलाने वाले लोगों से रहे सावधान। स्टार्टअप और मेक इन इंडिया प्रोग्राम की तारीफ। भारत फ्रांस के बीच राफेल समेत 13 डील पर मोहर। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी ने किया मेट्रो में गुड़गांव तक का सफर। लगातार 10वीं तिमाही में एचडीएफसी बैंक का मुनाफा 20% से ज्यादा। एनपीए में मामूली बढ़त, स्टॉक को बाजार का थम्स अप। और रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक धीरूभाई अंबानी को मरणोपरांत पद्म विभूषण। विनोद राय, रजनीकांत भी होंगे सम्मानित। इंदु जैन को पद्म भूषण। और गणतंत्र दिवस के मौके पर स्पाइस जेट का धमाकेदार ऑफर। 826 रुपए में घरेलू टिकट, 3026 रुपए में भरिए विदेश की उड़ान। कल गणतंत्र दिवस से पहले देश में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के लिए करीब 40,000 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। मॉल, मेट्रो स्टेशन और दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त कर दी गई है। इसके अलावा हवाई खतरे से निपटने के लिए वायुसेना ने भी तैयारियां कर रखी हैं। आर्मी ने इमरजेंसी से निपटने के लिए पूरी दिल्ली में क्विक रिएक्शन टीम तैनात की है। इधर मथुरा में ड्रोन से मंदिरों और एक्सप्रेस वे की निगरानी की जा रही है। मुंबई में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देश के कई हिस्सों से आईएस की तरफ झुकाव रखने वालों और मदद पहुंचाने वाले 19 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां खासा एहतियात बरत रही हैं। तो दिल्ली मुंबई की सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेने के लिए अब हम सीधा रुख करेंगे अपने संवाददाताओं का, जो दोनों ही महत्वपूर्ण शहरों में मौजूद हैं। दीपक साहू हैं मेरे साथ दिल्ली से और मुंबई से हैं श्रवण सेन। पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दीपक, कल के लिए, क्योंकि राजधानी दिल्ली में फ्रांस के राष्ट्रपति भी मौजूद हैं और कल भव्य समारोह होने वाला है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? जी देखिए, बिल्कुल कल जिस तरह से गणतंत्र दिवस के खास समारोह जो है हमारे यहाँ जो मौजूद हैं फिलहाल बाराखंबा के नजदीक कनॉट प्लेस में, और जनपद यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, इनफैक्ट आधे किलोमीटर की दूरी पर ही है। लेकिन जिस तरह सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है हर एक गाड़ी को यहाँ पर जो है कनॉट प्लेस से गुजर रही है। हर गाड़ी को चाक चौबंद तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के तहत जो है पूरी छानबीन हो रही है। हर गाड़ी यहाँ से जो गुजर रही है उसकी प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जा रही है। कोई भी गाड़ी यहाँ पर नहीं निकल सकती। खासकर टैक्सीज को यहाँ पर खासतौर पर दिल्ली पुलिस तरीके से छानबीन कर रही है कि कोई भी चूक ना हो। इसके अलावा खास तौर पर पुलिस ये भी इंश्योर कर रही है कि जो ड्रोन्स की तरफ से अलर्ट्स मिले हैं उसमें भी कहीं ना कहीं किस तरह की यहाँ पर स्टेप्स लिए जा सके वो भी देख रही है। साथ ही इस पूरे एरिया में जनपद के आसपास जितने भी हाई ऊंची बिल्डिंगें हैं उसको भी कहीं ना कहीं सील करने की पूरी यहाँ पर इजाजत दे दी गई है। तो कुल मिला के चौक चौबंद पूरी सुरक्षा के यहाँ पर मुस्तैद दिल्ली पुलिस कुल मिलाकर। चलिए, तो दिल्ली में पूरी मुस्तैदी है कल के कार्यक्रम के लिए। दूसरा महत्वपूर्ण शहर होता है मुंबई। श्रवण, मुंबई में हमारे संवाददाता इस वक्त एयरपोर्ट पर खड़े हैं। श्रवण, काफी हाई अलर्ट है मुंबई के लिए भी। यहां पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की है? विपिन, कुछ ही दिन पहले 3 ऐसे युवक थे जो एनआईए ने जिन्हें अरेस्ट किया था, जिसके कारण काफी तरह से देखा जा रहा है कि एक तरह से मुंबई में जितनी सिक्योरिटी है उसे बढ़ाया गया। अब हम लोग इस वक्त हम मुंबई एयरपोर्ट में खड़े हैं। हालांकि लाइट कम होने के कारण आपको नहीं दिखा पा रहे कि यहाँ पे सुरक्षा की कैसे इंतजाम किया गया है, पर हम कह सकते हैं कि सीआईएसएफ ने पूरे दिन काफी सिक्योरिटी उन्होंने बढ़ाया है। 35,000 पुलिस कर्मचारी पूरे मुंबई में कल तैनात रहेंगे और शिवाजी पार्क जहां पे रिपब्लिक डे परेड होगी वहां पे 2500 ऐसे पुलिस अफसर रहेंगे ताकि कोई अनहोनी ना हो। इसके अलावा भी काफी कोम्बिंग ऑपरेशन पूरे एक हफ्ते से जारी है। झुग्गी झोपड़ी में ये कोम्बिंग ऑपरेशन किया गया, मुंबई पुलिस ने की है। और एक हफ्ते से होटल्स और लॉजेस जहां है वहां पे काफी चेकिंग किया जा रहा है। मुंबई पुलिस का मानना है कि एक तरह जो हाई अलर्ट है इसके कारण ये पूरी व्यवस्था की गई है, पर उनका मानना है कि कहीं ना कहीं एक जो मैसेज
दिया जाए गणतंत्र दिवस के दिन, वो है कि कोई पैनिक ना करे। ये जो भी व्यवस्था की गई है वो सिर्फ ये बात रखी है कि एक हाई अलर्ट है, जिसके कारण ये सब पूरी व्यवस्था की गई है इस वक्त। जी प्रणव, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे मुंबई की, वहां पर भी काफी चाक चौबंद सुरक्षा है, कॉम्बिंग ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, पूरी एहतियात बरती जा रही है और साथ में दिल्ली में भी कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा, कोई चूक ना हो जाए इसकी कोई गुंजाइश नहीं रखी जा रही। कल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। इस्लामिक स्टेट की भारत पर काली नजर, कई राज्यों में फैलाया नेटवर्क, क्या देश के लिए गंभीर खतरा बन गया है आईएस? क्या सरकार के पास आईएस से निपटने के लिए है कारगर स्ट्रेटजी? आवाज अड्डा पर बड़ी बहस रात 9:27 पर सिर्फ CNBC आवाज पर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि स्टार्टअप इंडिया से देश के युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, इसके साथ स्किल इंडिया भी युवाओं में कौशल को बढ़ाएगा। The Startup India programs will foster innovation and encourage new age entrepreneurship. The National Skill Development Mission envisages skilling 300 million youth by 2022. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने यह भी कहा कि असहिष्णुता लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शिकायत करने वाले और संदेह करने वाले लोग होते हैं और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। There will be amongst us occasional doubters and baiters. Let us continue to complain, to demand, to rebel. This too is a virtue of democracy. We must guard ourselves against the forces of violence, intolerance, and unreason. और अब बात फ्रांस के राष्ट्रपति के भारत दौरे की। आज भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती की नई इबारत लिखी गई है। आज हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के बीच करीब 2 घंटे की बातचीत के बाद 14 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इन समझौतों में सबसे अहम है राफेल लड़ाकू विमान की खरीदारी। भारत फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा, पर अभी कीमत पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। इसके अलावा रेलवे, सोलर एनर्जी, स्मार्ट सिटीज पर भी करार किए गए हैं। पीएम मोदी भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने राफेल डील को काफी अहम बताया है। मोदी ने उम्मीद जताई कि कीमतों को लेकर जो कुछ रुकावटें हैं उन्हें इसी साल दूर कर लिया जाएगा। रक्षा सहयोग के संदर्भ में 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर यह खुशी की बात है कि दोनों पक्षों के बीच कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट को छोड़ करके शेष इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट संपन्न हो गया है। हमारी यह भी सहमति हुई है कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट को अतिशीघ्र रिजॉल्व किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद आज पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ साझा बयान के दौरान उन्होंने कहा कि पेरिस से लेकर पठानकोट तक भारत और फ्रांस दोनों ही आतंकवाद के शिकार हैं। पठानकोट तथा विश्व के अन्य शहरों पर हुए आतंकवादी हमले एक ऐसी ही चुनौती का एक भीषण स्वरूप है। आतंकवाद मानवता तथा मानव मूल्यों का दुश्मन है। मेरा यह मानना है कि इससे लड़ने के लिए मानवता में विश्वास रखने वाले सभी देशों और शक्तियों को एकत्रित होना नितांत आवश्यक है। हरियाणा के गुड़गांव में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मुख्यालय की आधारशिला रखी गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोलर ऊर्जा धरती के बढ़ते तापमान को रोकने में भी कारगर है और ऊर्जा की जरूरत को भी पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि ये भारत के लिए गौरव की बात है कि आईएसए का मुख्यालय भारत में खुल रहा है। इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुड़गांव का मेट्रो से सफर तय किया। उनके साथ फ्रांस के राष्ट्रपति और दूसरे बड़े मंत्री भी इस सफर में शामिल रहे। दोनों गुड़गांव में बन रहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सचिवालय का उद्घाटन करने
जा रहे थे। दोनों नेताओं ने रेस कोर्स रोड से मेट्रो पकड़ी। और अब एक ऐसी खबर जो हर घर खरीदार के लिए जरूरी है। लखनऊ में तय वक्त में पोजीशन नहीं दे पाने की वजह से देश की सबसे बड़ी कंज्यूमर अदालत ने बिल्डर को आदेश दिया है कि वो ग्राहकों को देरी का मुआवजा चुकाए। यूनिटेक के टॉप मैनेजमेंट की जेल की हवा खाने के बाद अब पार्श्वनाथ डेवलपर्स पर गाज गिरी है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन यानी एनसीडीआरसी ने फ्लैट खरीदारों के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। एनसीडीआरसी ने जाने माने पार्श्वनाथ डेवलपर्स को लखनऊ के गोमती नगर इलाके में फ्लैट वक्त पर नहीं दे पाने की वजह से खरीदारों को मुआवजा चुकाने का फरमान जारी किया है। ये मामला है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पार्श्वनाथ प्लैनेट का। कमीशन के आदेश के तहत पार्श्वनाथ को 175 स्क्वायर मीटर तक के फ्लैट के लिए खरीदारों को हर महीने 15,000 रूपए देने होंगे। इससे ज्यादा बड़े फ्लैट के लिए मुआवजे की रकम हर महीने 20,000 रूपए होगी। साल 2006 में हुए अग्रीमेंट के तहत पार्श्वनाथ डेवलपर्स को अपने खरीदारों को फ्लैट का पोजेशन 42 महीने के अंदर देना था, यानी कि फ्लैट का पोजेशन साल 2009 से 2010 के बीच तक मिल जाना चाहिए था। लेकिन 10 साल के लंबे इंतजार के बावजूद खरीदारों को अपना आशियाना नहीं मिला है। पार्श्वनाथ ने खरीदारों को भरोसा दिलाया था कि प्रोजेक्ट को लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से जरूरी परमिशंस मिल चुकी है, लेकिन पूरा पेमेंट करने के बाद भी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा। यही नहीं, साइट पर खड़ा ढांचा भी एग्रीमेंट में दिए ब्यौरे से मेल नहीं खा रहा। हालांकि एनसीडीआरसी के फैसले के बाद भी खरीदार संतुष्ट नहीं है और वो ज्यादा मुआवजे के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना चुके हैं। इस परिप्रेक्ष्य में भी हम लोगों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाने के विचार बना रहे हैं कि जब हमने स्पेसिफिकली इस बात को वहां पे कहा, राष्ट्रीय आयोग के समक्ष जिस बात को रखा गया कि जो अनुबंध है वो एक तरफा अनुबंध है और जिस वक्त अनुबंध उन पक्षों के बीच में हो रहा था उस वक्त की स्थिति ये नहीं थी, या उस वक्त हमें ये नहीं मालूम था कि ये प्रोजेक्ट जो है बिल्डर वो 10 साल लगा देगा कंप्लीट करने में। पिछले साल जून में वक्त पर फ्लैट नहीं दे पाने की वजह से यूनिटेक को भी एनसीडीआरसी ने सालाना 12% मुआवजा देने का आदेश दिया था और पार्श्वनाथ को एनसीडीआरसी का ये आदेश इस बात का इशारा है कि बिल्डरों की मनमानी अब उन्हें महंगी पड़ सकती है। प्रज्ञा सिंह, दिल्ली। अदालत के सख्त रुख से बिल्डरों के हाथ पांव भी अब फूलने लगे हैं। दिल्ली एनसीआर के न सिर्फ प्रोजेक्ट की डेडलाइन उन्होंने बिल्डर जो है वो बढ़ा रहे हैं, बल्कि गैर जरूरी वादों से भी बच रहे हैं। देखिए हमारी एक और खास रिपोर्ट। फ्लैट डिलीवरी में देरी की वजह से यूनिटेक पर कोर्ट के फैसले ने रियल एस्टेट ग्राहकों को एक नई ताकत दी है और इसके बाद ही दिल्ली एनसीआर में बिल्डर संभल गए हैं। उन्होंने तय किया है कि अब वो अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने की डेडलाइन 3 साल से बढ़ाकर 4 साल कर देंगे। साथ ही वो अब प्री लॉन्च बुकिंग पर रोक लगाने पर भी विचार कर रहे हैं। आप बुकिंग कर लेते हैं तो अगर बाद में डिले होता है वो मेनली क्लियरेंसेस के कारण से होता है, तो उसका भी ध्यान रखेंगे। गवर्नमेंट के साथ जो है अब ज्यादा कोऑर्डिनेशन और प्रेशर बनाएंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट जो है गवर्नमेंट वो जो फास्टर करे। मेरे ख्याल से जिन लोगों ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसके अंदर ये सोचा था कि भाई कंज्यूमर को हम थोड़ा सा मद्देनजर ना रखें, अब इंडस्ट्री को पता है कि कंज्यूमर हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमेशा से रहा है, थोड़ा सा उसको तवज्जो और दी जाएगी। बिल्डर इस बात की रणनीति भी बना रहे हैं कि कैसे वो ग्राहकों में ज्यादा भरोसा जगाएं। कोर्ट के कंज्यूमर फ्रेंडली फैसलों के बाद अब बिल्डरों को इस बात का भी डर है कि कहीं ज्यादा लोग अब अपनी परेशानियों के लिए कोर्ट न चले जाएं। अन्ना वसावड़ा, दिल्ली। केंद्र के बाद अब बड़ी संख्या में राज्य सरकारें भी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अलग से पॉलिसी लाने की तैयारी में हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले 2 से 3 महीने में 6 से ज्यादा राज्य पॉलिसी का ऐलान करने वाले हैं। कौन है वो राज्य और क्या होगी उनकी पॉलिसी में, बता रहे हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। स्टार्टअप की सक्सेस सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी से नहीं है। स्टार्टअप के इस उत्साह से अब राज्य सरकारें भी काफी उत्साहित हो गई हैं और केंद्र की तर्ज पर स्टार्टअप पॉलिसी लाने में जुट गई हैं। उत्तर प्रदेश के आईटी डिपार्टमेंट ने इंडस्ट्री से इस बारे में सुझाव मांगे हैं। बिहार अगले बजट में स्टार्टअप पॉलिसी का ऐलान करने वाला है। इससे पहले स्टार्टअप के लिए 500 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान भी किया जा चुका है। गुजरात भी आने वाले बजट में खास फंड का ऐलान करने की तैयारी में है। उड़ीसा ने सिलिकॉन वैली की इन्वेस्टमेंट एसोसिएशन
TIE से करार भी कर लिया है और स्टार्टअप्स की पसंदीदा टॉप 3 राज्यों में शामिल होने का लक्ष्य भी रखा है। इसी तरह हरियाणा सरकार नेस्कॉम के साथ मिलकर पॉलिसी बनाने में जुट गई है। कर्नाटक अब IT पॉलिसी से हटकर अलग से स्टार्टअप पॉलिसी लाने का फैसला कर रहा है। छत्तीसगढ़ में भी स्टार्टअप पॉलिसी का काम जोरों पर है। इस स्टार्टअप पॉलिसी को लेकर केंद्र सरकार राज्यों के साथ लगातार संपर्क में है। केंद्र चाहते है कि राज्य सरकारें एक हब के तौर पर स्टार्टअप को विकसित करें, यानी एक खास सेक्टर के स्टार्टअप के लिए खास क्षेत्र विकसित किया जाए। केंद्र सरकार के सुझाव को देखते हुए कई राज्यों ने अपने राज्य की खासियत को देखते हुए अलग अलग सेक्टर के स्टार्टअप के लिए हब विकसित करने पर विचार किया है। इसके अलावा केंद्र की पॉलिसी की तर्ज पर स्टेट सेल्स टैक्स या वैट और लेबर लॉ में ढील दी जाएगी। सिंगल विंडो सिस्टम पर भी जोर होगा, यानी सरकार से लाइसेंस या मंजूरी लेने के लिए अलग अलग विभागों में नहीं भटकना होगा। राज्य सरकारों की ओर से खास फंड बनाया जाएगा जिन्हें स्टार्टअप को बढ़ावा देने में इस्तेमाल किया जाएगा, यानी राज्य स्तर पर भी स्टार्टअप की जिंदगी आसान होने वाली है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। और गणतंत्र दिवस के मौके पर स्पाइस जेट का धमाकेदार ऑफर, कितने में मिल रही है टिकट, देखिए इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद अब शुरुआत करते हैं बाजार के साथ। बाजार आज ऊपरी स्तरों से फिसल कर बंद हुए हैं। हालांकि मुनाफा वसूली के बावजूद बाजार हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स आज चढ़ा और 24,500 के नीचे ही बंद हो पाया। निफ्टी 7,436 पर बंद हुआ। मिड कैप शेयरों की बात करें तो मिड कैप शेयर करीब 0.5% चढ़े, वहीं बैंक निफ्टी भी करीब 0.5% चढ़कर बंद होने में कामयाब रहे। निफ्टी में फार्मा शेयर्स में तेजी देखने को मिली। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज जैसे शेयर चढ़कर बंद हुए। हालांकि ऑटो शेयरों पर दबाव देखने को मिला। हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स जैसे शेयरों की भी आज पिटाई हुई। वहीं तेल गैस शेयरों में मिलाजुला कारोबार हुआ। निफ्टी में टाटा स्टील, अंबुजा सीमेंट, कोल इंडिया और HUL जैसे शेयर चढ़कर बंद हुए। वहीं L&T, अदानी पोर्ट, ल्यूपिन जैसे शेयर सबसे ज्यादा पिटे। दिसंबर तिमाही में HDFC बैंक के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं। इस दौरान बैंक का मुनाफा 20% बढ़कर 3,357 करोड़ रुपए हो गया। ये लगातार 10वीं तिमाही है जब बैंक का मुनाफा 20% से ज्यादा बढ़ा है। वहीं बैंक की ब्याज से कमाई यानी NII 24% बढ़कर 7,069 करोड़ रुपए हो गई है। बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM 4.3% रहा है। हालांकि बैंक के डूबे कर्ज यानी NPAs में हल्की बढ़ोतरी देखी गई है। दिसंबर तिमाही में बैंक की प्रोविजनिंग भी हल्की बढ़कर आई है। तिमाही आधार पर प्रोविजनिंग 654 करोड़ से बढ़कर 681 करोड़ रुपए हो गई है। सेबी ने कमोडिटी डेरिवेटिव्स एडवाइजरी कमेटी बनाई है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नीति आयोग के सदस्य रमेश चांद को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। MCX के ज्वाइंट MD PK सिंघल और NCDEX के MD समीर शाह को भी कमेटी में शामिल किया गया है। इसके अलावा CNBC आवास के कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर को भी कमेटी में जगह मिली है। कमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी में कुल 12 सदस्य होंगे, जिसमें IIM बैंगलोर, IIM अहमदाबाद का भी एक सदस्य होगा। सरकार ने पद्म सम्मानों का ऐलान कर दिया है। इसके लिए 118 हस्तियों को चुना गया है। दिवंगत उद्योगपति धीरूभाई अंबानी को मरणोपरांत देश के दूसरे सबसे बड़े सम्मान से यानी पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। धीरूभाई के अलावा प्रसिद्ध अभिनेता रजनीकांत, आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर और फिल्मकार रामोजी राव को भी ये सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा, बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर उदित नारायण, पूर्व CAG विनोद राय और टाइम्स ग्रुप की इंदु जैन को तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण दिया जाएगा। देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री को पाने वाले लोगों में बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन, प्रियंका चोपड़ा, मशहूर वकील उज्ज्वल निकम का नाम शामिल है। पद्म भूषण पुरस्कार मिलने पर अनुपम खेर ने खुशी जताई है। अनुपम खेर का कहना है कि अच्छे काम को पहचान मिलती है, ये यकीन तो था, लेकिन पद्म भूषण का सम्मान मिलना एक बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अभी पिक्चर बाकी है। ख्वाहिश रहती है कि मैं अगर अच्छा काम कर रहा हूं तो मुझे अपेक्षा होती है, बट समथिंग लाइक दिस, और ये मेरी जिंदगी के काम के इंटरवल पे मिला है। मैंने अभी अपने काम जितना करना है उसका इंटरवल हुआ है, उसका बाद तो भी बाकी का, जैसे हिंदी फिल्म में कहा जाता है कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। वहीं गायक उदित नारायण ने सरकार का आभार जताया और उन्होंने कहा कि वो तो खेती किसानी से जुड़े परिवार के शख्स हैं और उन्हें सरकार ने इतना बड़ा सम्मान दे दिया है। आज जो सम्मान मिला है, भारत सरकार को सैल्यूट करता हूं, हमेशा करता रहूंगा कि उन्होंने एक खेतीबाड़ी करने वाला गायक को
पद्म भूषण दे दिया। आभारी रहूंगा हमेशा। वहीं बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल ने कहा है कि जब इस तरह से खेल के लिए सम्मान मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है और पता चलता है कि किस तरह से देश आपको प्यार करता है। फाइनली सब कंट्री के लिए ही अच्छा कर रहे हैं, सब कंट्री के लिए ही मेडल लाना चाहते हैं। बाकी अगर आपको ऐसे अवार्ड से सम्मान दिया जाता है तो इट्स ऑब्वियसली कंट्रीज लव, और आपकी जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको इस तरह से आपके सामने पेश किया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर स्पाइस जेट ने धमाकेदार ऑफर दिया है। स्पाइस जेट ने ग्राहकों को 826 रुपए के बेस फेयर पर सस्ती हवाई यात्रा का ऑफर दिया है। ऑफर के तहत टिकट 27 जनवरी तक बुक होंगी। इसके बाद आप 1 फरवरी से 12 अप्रैल 2016 तक ये यात्राएं कर सकते हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट बुक्स कराने के लिए आपको 3026 रुपए का बेस फेयर भरना होगा। ऑफर घरेलू और इंटरनेशनल दोनों ही उड़ानों पर लागू होगा। तो अब आवाज समाचार में आपसे लेंगे विदा, और जाते जाते आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।